ओम शांति एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने सहायक क्रियापद ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में दो वर्ब देखे थे, टू बी और टू हैव। टू बी का उपयोग कंटिन्यूअस आस्पेक्ट बनाने में होता है और टू हैव का उपयोग परफेक्ट आस्पेक्ट बनाने में होता है। आज हम टू डू को कवर करेंगे। इसमें से प्रेजेंट टेंस के तीनों एस्पेक्ट हमने कल देख लिए थे, उसको एक बार फिर बात कर लेते हैं उसके बारे में। टू डू का दो काम होता है, एक वो नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य बनाने में सहायता करता है और दूसरा वह प्रश्न बनाने में, क्वेश्चन बनाने में सहायता करता है। जिस क्रियापद में एक शब्द होता है वहां डू की जरूरत पड़ती है। अगर क्रियापद में दो शब्द होते हैं, जैसे कंटिन्यूअस टेंस में है आई एम कुकिंग, अथवा परफेक्ट आस्पेक्ट में है आई हैव कुक, तो कंटिन्यूअस आस्पेक्ट और परफेक्ट आस्पेक्ट में क्रियापद के अंदर दो शब्द है, इसलिए वहां पर डू की जरूरत नहीं रहती है। तो हमने कल देखा था आई कुक फूड, उसका नेगेटिव करना है तो आई डू नॉट कुक फूड, और उसका प्रश्न बनाना है तो डू को सबसे पहले आगे रखते हैं और जो करता है उसको क्रियापद के दो शब्द के बीच में रखा जाता है, डू आई कुक फूड। और ये आपको थोड़े लहके से बोलना है, जब स्पोकन लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसको इंटोनेशन कहते हैं। अब हम पास्ट टेंस की बात करेंगे। पास्ट टेंस में जो सेंटेंस है सिंपल एस्पेक्ट में वो आई कुक्ड फूड, दूसरे सिंपल पास्ट में आता है ही कुक फूड। यहाँ गलती से एस रह गया है, आप उस पर ध्यान मत देना, मैं करेक्ट करके दूसरी स्लाइड रख दूंगा। तो ही कुक फूड आता है और सिंपल पास्ट में दे कुक फूड आता है। यहाँ पे सिंपल टेंस की तरह, सॉरी प्रेजेंट टेंस की तरह सिंपल एस्पेक्ट में एक ही शब्द है, जैसे आई कुक फूड, उसमें एक ही शब्द था क्रियापद में। इसी तरह आई कुक्ड फूड में एक ही शब्द है क्रियापद में, इसलिए हमें यहाँ डू की आवश्यकता है। लेकिन ये टेंस पास्ट टेंस है तो हमें डू का भी पास्ट टेंस करना पड़ेगा, और डू का पास्ट टेंस होता है डी आई डी, डिड। तो आई कुक्ड फूड, इसका पास्ट टेंस हो जाएगा आई डिड नॉट कुक फूड। डू का डिड हो गया, नेगेटिव का नॉट आ गया, और पास्ट टेंस बनाने की क्रिया हमने डू पे की है, इसलिए कुक के पीछे दोबारा ईडी नहीं लगाना है, क्योंकि पास्ट टेंस हमने डू को ही बना दिया है डिड करके। और उसके राइट में जाइए तो प्रश्न बनता है, डू की तरह डिड सबसे पहले आएगा, डिड आई कुक फूड। क्रियापद के दो शब्द के बीच में आई करता आ जाएगा। ही कुक्ड फूड, ही डिड नॉट कुक फूड। यहाँ पे भी सिंपल है, डू का डिड हो जाता है, नॉट आ जाता है, और कुक को ईडी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पास्ट टेंस डिड के साथ हो गया है। क्रियापद ठीक इसी क्वेश्चन ठीक इसी तरह से बनते हैं। क्रियापद के दो शब्द के बीच में करता ही आ जाता है, डिड सबसे आगे आ जाता है, और डिड ही कुक फूड करके ये बन जाता है। दे कुक्ड फूड, यहाँ पे भी डू का डिड होता है। ये नियम सिंपल टेंस के सभी सर्वनाम के लिए सेम रहेगा, डू का डिड हो जाएगा, बाद में नॉट आएगा, और फिर कुक के पीछे ईडी नहीं लगाना है, कुक को दोबारा पास्ट टेंस नहीं बनाना है। क्वेश्चन प्रश्न में भी इसी तरह आएगा, डिड सबसे पहले आएगा, कर्ता दे क्रियापद के दो शब्द के बीच में आएगा, और डिड दे कुक फूड, इस तरह से क्वेश्चन प्रश्न बन जाएगा। कंटिन्यूअस एस्पेक्ट में
क्रियापद में दो शब्द होते हैं तो यहाँ डू की कोई आवश्यकता नहीं है। क्रियापद के दो शब्द के बीच में नॉट रखा जाता है तो इससे नेगेटिव बन जाता है। आई वॉज कुकिंग फूड, आई वॉज नॉट कुकिंग फूड। ही वॉज कुकिंग फूड, ही वॉज नॉट कुकिंग फूड। दे वेर कुकिंग फूड, दे वेर नॉट कुकिंग फूड। अब जो हमारा सेंटेंस है आई वॉज कुकिंग फूड, जो सेंटेंस के कॉलम में है आई वॉज कुकिंग फूड, इसमें से दो में से जो पहला क्रियापद वाला शब्द है वॉज, वो प्रश्न में आगे आ जाएगा, फिर कर्ता आएगा और फिर क्रियापद का दूसरा शब्द कुकिंग आएगा। वॉज आई कुकिंग फूड, ही वॉज कुकिंग फूड। क्वेश्चन बनेगा वॉज ही कुकिंग फूड, दे वेर कुकिंग फूड। क्वेश्चन बनेगा वेर दे कुकिंग फूड। तो इस तरह से कंटिन्यूअस एस्पेक्ट में डू को इस्तेमाल नहीं करना है और क्रियापद के दो शब्द के बीच में नेगेटिव के लिए नॉट आ जाएगा और क्वेश्चन बनाने के लिए पहले शब्द को आगे लाके क्वेश्चन मार्क लगा के क्वेश्चन तैयार किया जाएगा। फिर हम परफेक्ट एस्पेक्ट पे आते हैं। यहाँ पे भी दो शब्द होते हैं क्रियापद के अंदर। तो आई हैड कुक्ड फूड, उसमें बीच में नॉट आ जाएगा। आई हैड नॉट कुक फूड और प्रश्न बनाने के लिए हैड आगे आ जाएगा, हैड आई कुक फूड। परफेक्ट एस्पेक्ट में ही सर्वनाम के साथ ही हैड कुक फूड, ही हैड नॉट कुक फूड, हैड ही कुक फूड और आखिरी वाक्य है दे हैड कुक फूड, दे हैड नॉट कुक फूड, हैड दे कुक फूड। तो हमने जो प्रेजेंट टेंस में देखा वही रूल यहाँ पे है, सिर्फ एकमात्र फर्क ये है कि हमने डू का डिड बनाया है। मैं आपको एक बार प्रेजेंट टेंस दिखा देता हूँ। आप प्रेजेंट टेंस में देखेंगे तो सिंपल एस्पेक्ट में डू आता है और आप पास्ट टेंस देखेंगे तो सिंपल एस्पेक्ट में डू का डिड होता है क्योंकि हमें पास्ट टेंस करना है। इसके अलावा बाकी का नियम सेम रहता है। डू के बाद नॉट आता है, यहाँ पे भी डिड के बाद नॉट आता है और अगर आप प्रश्न देखेंगे तो वहाँ डू आगे आता है, यहाँ पे डिड आगे आता है। प्रेजेंट टेंस में भी हमने देखा कि कंटिन्यूअस एस्पेक्ट में और परफेक्ट एस्पेक्ट में हमें डू की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों में एक क्रियापद में दो दो शब्द है। तो न तो हमें नेगेटिव बनाने में डू की ज़रूरत है, न तो प्रश्न बनाने में। यही बात पास्ट टेंस में होती है, न तो हमें नेगेटिव बनाने में डू की ज़रूरत है, न तो प्रश्न बनाने में। यही रूल फ्यूचर टेंस में भी लगेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा और आसान हो जाता है कि आई कुक, ये प्रेजेंट टेंस है, सिंपल एस्पेक्ट है। आई कुक, आपके सामने जो दिखता है वो है आई विल कुक, फ्यूचर टेंस है, सिंपल एस्पेक्ट है। हमने पहले जब पढ़ा था देखा था कि प्रेजेंट टेंस में सिंपल एस्पेक्ट में वाक्य वही का वही रहता है, सिर्फ बीच में विल आ जाता है। तो आई कुक का आई विल कुक हो जाता है और कर्म पीछे फूड लगता है दोनों जगह पे। अब विल लगने से क्या हो जाता है, यहाँ एक क्रियापद में दो शब्द आ जाते हैं और एक क्रियापद में दो शब्द आ जाते हैं, इसलिए हमें यहाँ सिंपल एस्पेक्ट में भी डू की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ डू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो आप सेंटेंस के पूरे 9 वाक्य देख लो, वैसे ही 9 वाक्य नेगेटिव में है। फर्क इतना है कि ये नेगेटिव है तो विल के बाद हमने नॉट रख दिया है। आई विल कुक फूड, आई विल नॉट कुक फूड। ही विल कुक फूड, ही विल नॉट कुक फूड। दे विल कुक फूड, दे विल नॉट कुक फूड। इसी तरह कंटिन्यूअस एस्पेक्ट में भी विल के बाद नॉट लग जाएगा। आई विल बी कुकिंग फूड, आई विल नॉट बी कुकिंग फूड। ही विल बी कुकिंग फूड, ही विल नॉट बी कुकिंग फूड।
they will be cooking food, they will not be cooking food. Perfect aspect में I will have cooked food, I will not have cooked food. यहाँ पे एक क्रियापद में 3 शब्द है, लेकिन हमें नॉट को पहले ही शब्द के बाद में लगाना है, विल के बाद में। पीछे 2 शब्द आएंगे क्रियापद के, हैव और कुकड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉट की जगह हमेशा विल के बाद रहेगी। आई विल हैव कुक फूड, आई विल नॉट हैव कुक फूड। ही विल हैव कुक फूड, ही विल नॉट हैव कुक फूड। दे विल हैव कुक फूड, दे विल नॉट हैव कुक फूड। हम प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में भी रूल है कि अगर क्रियापद में एक शब्द है तो डू लगता है, लेकिन फ्यूचर टेंस में क्रियापद में 2 शब्द है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन बनाने भी हमें डू की कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं पे भी क्वेश्चन में डू नहीं लगेगा। सेंटेंस के अंदर जो सिंपल सेंटेंस है आई विल कुक फूड, इसमें से पहला शब्द विल बाहर आ जाएगा। हमने देखा कि वर्तमान काल में पहला शब्द डू बाहर आ जाता था, भूतकाल में पहला शब्द डीड बाहर आ जाता था। यहाँ पे पहला शब्द, क्रियापद का पहला शब्द विल है, तो विल बाहर आ जाएगा। आई विल कुक फूड, विल आई कुक फूड, ही विल कुक फूड, विल ही कुक फूड, दे विल कुक फूड, विल दे कुक फूड। यही रूल कंटिन्यूअस और परफेक्ट में रहेगा। आई विल बी कुकिंग फूड, विल आई बी कुकिंग फूड, ही विल बी कुकिंग फूड, विल ही बी कुकिंग फूड, दे विल बी कुकिंग फूड, विल दे बी कुकिंग फूड। आई विल हैव कुक फूड, विल आई हैव कुक फूड। देखिए यहाँ पे भी 3 शब्द है, लेकिन प्रश्न बनाने में सिर्फ पहला शब्द ही आगे आ जाएगा और उसके बाद फौरन कर्ता आई लग जाएगा। उसके बाद क्रियापद के बाकी के 2 शब्द आएंगे। आपको कभी भी प्रश्न में क्रियापद के 2 शब्द आगे नहीं रखने हैं, सिर्फ एक ही शब्द रखना है, और यहाँ पे वो शब्द भविष्य काल में है विल। आई विल हैव कुक फूड, विल आई हैव कुक फूड, ही विल हैव कुक फूड, विल ही हैव कुक फूड, दे विल हैव कुक फूड, विल दे हैव कुक फूड। तो इस तरह से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में डू का उपयोग होता है। आपने देखा होगा कि फ्यूचर टेंस में डू का उपयोग कहीं पर भी नहीं होता है। पास्ट टेंस में सिर्फ सिंपल एस्पेक्ट में होता है, दोनों जगह नेगेटिव बनाने के लिए और प्रश्न बनाने के लिए, और इसी तरह प्रेजेंट टेंस में डू का उपयोग सिर्फ सिंपल एस्पेक्ट में होता है, नेगेटिव बनाने के लिए और प्रश्न, क्वेश्चन बनाने के लिए। तो इस तरह से ये तीनों सहायक वर्ब, अगर आपको याद करना है तो दोबारा एक बार दिखा दूं कि पहला सहायक वर्ब, पहला ऑक्सिलरी वर्ब हमने जो देखा वो टू बी था, टू बी का कॉन्जुगेशन था। ये कॉन्जुगेशन बिल्कुल कंठस्थ कर लेना, आपको लिंकिंग वर्ब में भी यही चार्ट आएगा। आई एम, वी आर, यू आर, यू आर। और यहाँ पे टू बी का उपयोग सिर्फ कंटिन्यूअस एस्पेक्ट में होता है। दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब हमने देखा था टू हैव, उसका उपयोग सिर्फ परफेक्ट एस्पेक्ट में होता है। और तीसरा ऑक्सिलरी वर्ब जो हमने देखा वो है टू डू, इसका उपयोग वहीं होता है जहाँ क्रियापद में एक शब्द है, और ये सिचुएशन, ये परिस्थिति हमें सिर्फ सिंपल एस्पेक्ट में देखने मिलती है। इसके अलावा कंटिन्यूअस एस्पेक्ट और परफेक्ट एस्पेक्ट में 2 शब्द होने की वजह से वहाँ डू का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये डू का प्रेजेंट टेंस है डू, डू का पास्ट टेंस है डिड, और फ्यूचर टेंस में किसी भी एस्पेक्ट में डू आता ही नहीं है, तो यहाँ पे डू लगने का कोई प्रश्न नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ये चार्ट बनाया है। अब ये जो लिंकिंग वर्क है वो अपनी अपनी तरह से काम में आते हैं। जरूरत नहीं है कि सारे वर्ब सिर्फ सहायक वर्ब की कैटेगरी में ही आए।
शब्द तो वही रहते हैं, लेकिन वाक्य की रचना बदल जाती है। जैसे हम ही इज सिक, वो बीमार है, ही इज लेट, वो लेट हो गए हैं, और ही इज रेडी, वो तैयार है। इस प्रकार का जो वाक्य है तो यहाँ एक्शन वर्ब है ही नहीं। और जैसे आगे हमने देखा, यहाँ पे इज का उपयोग लिंकिंग वर्ब होता है। ही कोई भी लड़का या पुरुष होगा जिसके बारे में हम उसका सर्वनाम ही इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके एडजेक्टिव के स्वरूप में सिक आता है लिंकिंग वर्ब के बाद में। तो हम ये कहना चाहते हैं वो बीमार है, ही इज सिक। और उसका प्रश्न भी इसी तरह बनेगा, यही नियम से बनेगा, इज आगे आ जाएगा, इज ही सिक। आप सभी सर्वनाम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यू वेर सिक, ये भूतकाल हो गया। वर यू सिक, ये भूतकाल हो गया। दे विल बी लेट, ये भविष्यकाल हो गया। विल दे बी लेट, ये भविष्यकाल हो गया। लेकिन ये स्लाइड पे मैंने जो आपको इज दिखाया वो सहायक वर्ब नहीं है, वो एक प्रकार का लिंकिंग वर्ब है। मैं आपको सेंटेंस बनाने के लिए और क्रियापद की प्रैक्टिस दूंगा, तो इसके पहले मुखवास के स्वरूप पे कुछ आपको नए शब्द सिखा दूं। ये दो शब्द आपको बहुत काम में आएंगे, टू पोस्टपोन और टू प्रीपोन। और ये प्री शब्द आगे पढ़ने में भी आपको बहुत काम में आएगा जब हम प्रेपोजिशन सीखेंगे। पोस्ट का मतलब होता है बाद में। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और वो भी शंकास्पद सर्कमस्टेंसेस में, हालात में, तो हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम होता है। मॉर्टम यानी मृत्यु, पोस्ट मृत्यु के बाद जो चेक होता है उसको पोस्टमार्टम कहते हैं। पोस्ट का मतलब होता है बाद में। प्री का मतलब होता है पहले। समझो आज 27 तारीख है और 5 सितंबर को एक मीटिंग है जो किसी कारणवश 5 सितंबर से हटा के 10 सितंबर पे रखी जाती है। तो इसके लिए हम पोस्टपोन शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये घटना पीछे चली जाती है, 5 के बजाय 10 तारीख को चली जाती है। तो हम कहते हैं आई विल पोस्टपोन द मीटिंग, मैं मीटिंग पोस्टपोन कर दूंगा, फ्रॉम 5 सितंबर टू 10 सितंबर। इस तरह के लंबे वाक्य हम धीरे धीरे बनाना शुरू करेंगे। तो पोस्टपोन का ये मतलब है। उसका बिल्कुल ऑपोजिट, उसका विरोधी शब्द है प्रीपोन। प्री यानी आगे। तो प्रीपोन यानी 5 तारीख की मीटिंग अब अगर 2 सितंबर को रखी जाती है किसी भी कारणवश, तो हम ऐसा कहते हैं कि आई विल प्रीपोन द मीटिंग, मैं मीटिंग प्रीपोन कर दूंगा, फ्रॉम 5 सितंबर टू 2 सितंबर। तो ये दो शब्द बहुत काम में लगेंगे, पोस्टपोन और प्रीपोन। एक और शब्द सिखा देता हूं जो बार बार हम इस्तेमाल करते हैं, हेडेक। टू एक अपने आप में क्रियापद है। एक का मतलब होता है पीड़ा होना, दर्द होना। जब भी हम बहुत चलते हैं तो पाँव में दर्द होता है, कभी पूरे शरीर में दर्द होता है, कभी सर में दर्द होता है। तो जब पाँव में दर्द होता है तो उस वक्त हम कहते हैं माई लेग्स आर एकिंग। इसमें च नहीं बोलना है, क बोलना है, एक। माई लेग्स आर एकिंग। जब सर दर्द होता है तो हम उसको हेडेक कहते हैं, मुझे हेडेक हो गया है। जब पूरा बदन में दर्द होता है तो हम उसको बॉडी एक बोलते हैं। जब दांत में दर्द होता है तो टूथेक बोलते हैं। तो किसी भी प्रकार की ऐसी जो शारीरिक पीड़ा होती है, शारीरिक दर्द होता है, उसके लिए हम एक शब्द का उपयोग करते हैं और उसके आगे शरीर के उस हिस्से का नाम डाल देते हैं जहाँ पे हमें दर्द हो रहा है। हेडेक, टूथेक, बॉडी एक, इस प्रकार से आता है। तो यहाँ पे हम हमारा वर्ब का सेशन, आज का सेशन नहीं, वर्ब का सेशन खत्म करते हैं। इसके बाद मॉडल वर्ब आएंगे। वो थोड़ा लंबा टॉपिक है क्योंकि 5-6 प्रकार के मॉडल वर्ब है और उसकी रचना भी बड़ी अजीब होती है, तो वो मैं सिखाऊंगा। और उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि वर्ब का पूरा स्पेक्ट्रम, मतलब वर्ब की सीमा क्या क्या है। हमने मुख्यत्वे तीन वर्ब में से 2 को देख लिए अभी तक,
एक है एक्शन वर्ब, खाना पीना चलना दौड़ना। इसके बाद हमने सहायक वर्ग देखे, ऑक्सिलरी वर्ग। लिंकिंग वर्ब के तौर पे भी इनका उपयोग होता है, वो भी हमने देख लिया। एक्शन वर्ब के अंदर जो स्टेटिव वर्ब होते हैं, जहाँ पे ऑन ऑफ नहीं होता है, क्रिया शुरू होती है बंद होती है ऐसा नहीं होता है, वो भी देख लिए। और आखिरी में हम मॉडल वर्ब देखेंगे। इसमें से एक मॉडल वर्ब को आप जानते हैं, वो है विल। हम बाकी के मॉडल वर्ब देखेंगे अगले सेशन में। और उसके साथ जहाँ तक वर्ब का संबंध है, मेरी टीचिंग और आपका लर्निंग समझने के स्तर पे पूरा होगा। इसके बाद आपको वर्ब को लेके प्रैक्टिस करनी है और मैं आपको हर रोज नए नए क्रियापद देते जाऊंगा। ये पोस्टपोन और प्रीपोन दोनों रेगुलर वर्ब है, इसलिए मैंने इसका पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल नहीं दिया है। तो कृपया आप इसका इस्तेमाल करके वाक्य बनाते रहिए। इसी तरह एक है, वो भी रेगुलर वर्ब है, ईडी लगाने से काम हो जाएगा, लेकिन एंड में ई है तो आपको सिर्फ डी लगाना है। ये भी रेगुलर क्रियापद है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं आईएनजी वाला, तो आपको ई ड्रॉप करना है, ई निकाल देना है। ई के बाद आप आईएनजी नहीं डालेंगे। जनरली इंग्लिश में ये रूल है कि 3 स्वर सामान्य स्वरूप में साथ में नहीं आते हैं, तो ई निकल जाएगा और आईएनजी आ जाएगा। तो इसके साथ हम सहायक वर्ब की टीचिंग पूरी करते हैं और कल से हम इसकी भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहेंगे। जब मैं सारे वर्ब कवर कर लूँ मॉडल वर्ब के साथ, उसके बाद हम हर रोज एक काल्पनिक संवाद लिखेंगे और उसके वाक्य बनाने के लिए मैं आपको दूंगा, जिससे आपको बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस मिलेगी। अब हम दूसरे क्रियापद पे आते हैं प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले हमने ऊपर के 5 क्रियापद देखे थे जो हमारी 5 इंद्रिय है, और इसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में उस दिन समझाया था। अगर आपने इसे समझने की, कंठस्थ करने की और प्रैक्टिस करने की शुरू कर दी है, तो मैं नहीं मानता इसमें कुछ भी मुश्किल है कोई। और जो इरेगुलर क्रियापद है उसके पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल भी मैंने आपको दे दिए हैं, और वो कैसे इस्तेमाल होता है इसका चार्ट भी आपके पास है। आज मैं आपको 4 बहुत ही उपयोगी क्रियापद देता हूं। पहला है टू नीड। नीड यानी जरूरत होना, इच्छा होना नहीं, जरूरत होना। समझो मैं किसके घर जाता हूं और मुझे छोटा मोटा रिपेयर करना आता है, वो कहते हैं कि जरा इतना हमें ठीक करके दो, ये खराब हो गया है। तो मैं कहूँगा कि ठीक है, मुझे स्क्रू ड्राइवर दे दो, मैं करके देता हूँ। अगर इनके पास स्क्रू ड्राइवर नहीं है तो ये काम नहीं हो सकता। तो जो चीज के बगैर हमारा काम अटक जाता है, रुक जाता है, इसके लिए हम नीड शब्द का उपयोग करते हैं, नीड क्रियापद का उपयोग करते हैं। आई नीड इट। अगर मुझे कुछ रिपेयर करना है तो आई नीड अ स्क्रू ड्राइवर, मैं ऐसा बोलूँगा। कोई भी कारीगर है, आपको लिखना भी है तो यू नीड अ पेन। पेन के बगैर आप लिखोगे कैसे? तो नीड का ये मतलब होता है जरूरियात होना, और नीड वाली वस्तु नहीं है हमारे पास तो वो कार्य हम कर ही नहीं सकते, तब हम नीड का प्रयोग करते हैं। उसके नीचे वांट क्रियापद आता है। टू वांट यानी इच्छा करना। मेरे पास 2 घड़ी है, मैं तीसरी घड़ी की इच्छा कर सकता हूँ, ऐसा कोई रूल नहीं है मैं तीसरी घड़ी नहीं ले सकता। तो इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होते। मेरे पास 20 शर्ट है, मैं और 5 शर्ट खरीद सकता हूँ। मेरे पास कुछ भी है, मैं और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा ले सकता हूँ, मन में इच्छा कर सकता हूँ। इच्छा की कोई सीमा नहीं है। तो जब आप सिर्फ इच्छा दिखाना चाहते हैं कि मुझे जरूरत नहीं है लेकिन मुझे चाहिए, मेरे पास 2 घड़ी है, घड़ी की और कोई आवश्यकता नहीं है, मैं एक साथ हाथ पे 2 घड़ी ऐसे भी नहीं पहन सकता, फिर भी मुझे तीसरी घड़ी चाहिए, तो ये प्योर डिजायर है, इच्छा है।
और वहां हम टू वांट शब्द का उपयोग करेंगे। ये दोनों क्रियापद रेगुलर है और इसका कॉन्जुगेशन करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। जहां तक नीड का सवाल है, आप कोई ऐसी चीज ढूंढ लो जिसके बगैर जो क्रिया आपके मन में है वो आप नहीं कर सकते। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, आई नीड अ स्क्रू ड्राइवर। अगर कोई डॉक्टर किसके घर पे गया और किसकी तबीयत खराब है तो वो स्टेथोस्कोप से उसकी हार्ट बीट मेजर करेगा, लेकिन ये तो फ्रेंड है तो ऐसे ही डॉक्टर उसके घर पे चला गया। अगर इसके पास स्टेथोस्कोप नहीं है तो वो उसको चेक नहीं कर सकता। तो वो सब जरूरियात में आता है, नीड में आता है। इसके अलावा आपको जो भी इच्छा है उसके लिए आप वांट शब्द यूज करके वाक्य बना सकते हैं। इसके बाद दो बहुत ही काम के क्रियापद है, टू कम, टू गो। टू कम यानी आना, टू गो यानी जाना। मैंने आपको बताया था कि मैं सारे क्रियापद आपको जोड़ी में, पैर में दूंगा ताकि लॉजिकली आपके दिमाग में बैठ जाए। मैं एक क्रिया ये, दूसरी क्रिया वो, ऐसा नहीं करूंगा। सारे क्रियापद मेरे पैर में आएंगे या रिलेटेड होंगे, एक दूसरे से कहीं ना कहीं उनका संबंध होगा, या तो विरोधी होंगे। जैसे कम एंड गो है, कम यानी आना, गो यानी जाना, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। तो इस तरह से क्रियापद देने से आपको याद रखने में भी आसानी होगी। कम और गो दोनों इर्रेगुलर क्रियापद है। कम का पास्ट टेंस होता है केम, उसका पास्ट पार्टिसिपल फिर हो जाता है कम। गो का पास्ट टेंस होता है वेंट और उसका पास्ट पार्टिसिपल होता है गॉन। आप वाक्य बनाइए। वाक्य बनाने में कोई तकलीफ है तो आप टेलीग्राम पे आपकी तकलीफ लिख सकते हो। मैं हमेशा प्रयत्न करता हूँ सारे पोस्ट पढ़ने की। गलती से कोई एक दो पोस्ट मेरे से रह जाए तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसे दोबारा पोस्ट कर दीजिए, क्योंकि फिर पुरानी पोस्ट में मैं बार बार नहीं जाऊंगा देखने के लिए। तो आप उसको दोबारा पोस्ट कर दीजिए, बुरा नहीं मानने का, क्योंकि कई बार काफ़ी लोड होता है, काफ़ी काम होता है तो रह जाता है कोई चीज़ देखने का, गलती भी हो जाती है कभी। दोबारा पोस्ट कर दीजिए, मैं ज़रूर आपके सवाल का जवाब दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे सारे वर्ड सीखने के बाद, तो मैं ऐसा करूंगा, आपको हर रोज 3-4 वाक्य दूंगा। आपको बनाने पड़ेंगे इसके वाक्य। मैं आपको हिंदी में वाक्य दूंगा, आपको इंग्लिश में बनाने पड़ेंगे, और दूसरे दिन में आपको इसके जवाब दिखाऊंगा, तो आप खुद चेक कर पाएंगे कि आपका जवाब सही है कि नहीं। और ये लिस्ट धीरे धीरे लंबा होता जाएगा। कल से मैं नीचे जो 3 सेंटेंस आपको दिखते हैं वो निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा जगह चाहिए। और उसके बाद धीरे धीरे पुराने शब्द भी निकलते जाएंगे, तो आपको अलग से इसका लिस्ट आपके पास रखना है। और जैसे मैंने कहा, जब भी राइट टाइम आएगा तो मैं आपको सारे क्रियापद का लिस्ट दे दूंगा। मैं अब दूंगा तो इसका कोई फायदा नहीं है, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इसके साथ मैं ये सेशन समाप्त करता हूं। ओम शांति।